अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद होंगे एहतशाम उल हक साहब भी। नाज़रीन, हमेशा से हमने देखा कि ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि पाकिस्तान से पैसा चुरा कर बरतानिया में या किसी ऑफशोर डेस्टिनेशन में छुपा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार ऐसा मौका आया कि 190 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तान से ये पैसा चुराया गया और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये पैसा पकड़ा कि हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा वापस किया जाए। ये पैसा जनाब बहरिया टाउन के सरबरा मलिक रियाज साहब का था और नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक जब मलिक रियाज साहब से इस पैसे से मुताल्लिक पूछगछ की गई तो उन्होंने सोर्स नहीं बताया, उनकी जानिब से कोई मनी ट्रेल इस हवाले से नहीं दी गई। तो एनसीए के मुताबिक ये कहा गया कि एक सेटलमेंट की गई उनके साथ, मलिक रियाज साहब के साथ एनसीए की एक सेटलमेंट हुई कि 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए जाएंगे। अब वो पैसा नाज़रीन बजाय इसके कि कौमी ख़जाने में आता, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में चला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बहरिया टाउन कराची के हवाले से ज़ाहिर है वहाँ पर मलिक रियाज साहब का एक केस चल रहा था जिसमें 460 अरब रुपए मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने थे। तो ये एक सेटलमेंट के तहत बजाय इसके कि वो रकम जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी वो रकम कौमी ख़जाने में आती, वो एक सेटलमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करा दी गई ऑन बिहाफ ऑफ जो बहरिया टाउन के सरबराह हैं मलिक रियाज साहब। अब नाजरीन, ये पैसा ज़ाहिर नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से ये कहा गया कि ये पाकिस्तानी जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा है, पाकिस्तानी अवाम पर लगाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब जिनका हमेशा से एक बयानिया रहा है, एंटी करप्शन बयानिया रहा है, और वो इक़्तिदार में आई इस बयानिए के साथ हैं कि लूटी जो दौलत है वो वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। उनके दौरे हुकूमत में ये एक मामला सामने आया जिसके बाद बहुत सारे सवालात ज़ाहिर जन्म लेंगे कि आखिर ये रकम कौमी ख़जाने में जमा कराने के बजाय मलिक रियाज साहब को ही क्यों फ़ायदा पहुँचाया गया और इस फेवर के बदले में क्या लिया गया। ये सबसे अहम सवाल है जिस पर आगे जाकर ज़ाहिर डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि मलिक रियाज साहब को फ़ायदा पहुंचाने के कुछ ही हफ्तों के बाद ये बताया जा रहा है कि एक ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर करवाया गया बाबर अवान साहब की जानिब से अल कादिर ट्रस्ट के नाम से, जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब थे और उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी इस ट्रस्ट की मेंबर हैं। और फिर ये बताया गया कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ही 460 कनाल ज़मीन मलिक रियाज साहब की जानिब से अल कादिर ट्रस्ट के नाम करवा दी गई और तमाम तर ये जो कंस्ट्रक्शन थी, ये जो तमाम अल कादिर यूनिवर्सिटी बनी, इसके तमाम तर जो अखराजात थे वो बियर किए मलिक रियाज साहब ने। तो ये तमाम तर जो मामला है वो बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर ये कह रही है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होंगी, डिटेल में सारे मामले पर बात करेंगे। और फिर अगेन वही बात कि इमरान खान साहब का जो एक एंटी करप्शन बयानिया था, लूटी दौलत पाकिस्तान लाने का जो बयानिया था, उसके लिए कितना बड़ा धचका है, क्योंकि रोजाना हम देखते हैं कि खान साहब जलसे जुलूसों में इसी हवाले से बात करते हैं। क्या खान साहब अब डिमांड करेंगे कि ये सारा मामला जो है, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस हवाले से कोई एक फेयर कमीशन बनना चाहिए, कोई तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और तमाम तर हकायक जो हैं वो पब्लिक के सामने आए। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ आज, और जाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, आधी आबादी रखने वाला सूबा पंजाब, मुसलसल कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आईनी बहरान का शिकार है। ये मामला कहाँ जा रहा है इस पर भी बात करेंगे, दीगर अहम मामलात हैं। लेकिन प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर साहबी तर्जियाकार ज़ैगम खान साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ज़ैगम साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ सीनियर साफ़ी असद तूर भी स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। असद, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़ैगम खान साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये जो मामला सामने आया, ज़ाहिर है इमरान खान साहब का एक बयानिया था कि हम लूटी दौलत पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे, एंटी करप्शन बयानिया था। हुकूमत में आकर भी हमेशा बात करते रहे कि करप्ट टोले से मैं बात नहीं करता, ये करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। तो ये जो मामला सामने आया है सर, कैसे देखते हैं आप? ये पैसा तो हुकूमत पाकिस्तान के पास आना चाहिए था, कौमी ख़जाने में आना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में चला जाए ऑन बिहाफ ऑफ मलिक रियाज साहब। क्या राय आपकी इस पर? जी देखिए, एक तो जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बयानिया का कि ये एंटी करप्शन का बयानिया था, देखिए ये बयानिया ही था, ये कोई पॉलिसी नहीं थी।
अगर पॉलिसी होती तो उन्होंने कंक्रीट स्टेप्स उठाए होते। दुनिया भर में जो ट्रांसपेरेंसी की साइंस है, यानी जिस तरीके से दुनिया में करप्शन को खत्म किया जाता है और उसके लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, वो कोई सीक्रेट चीज नहीं है और उसकी एक पूरी साइंस है और उसमें आपको बैन अवी इमदाद और ताउन भी मिलता है कि कैसे किया जाए। उस तरफ इमरान खान साहब ने कोई भी कदम नहीं उठाया। आप अगर केपी में देखें तो वहाँ जो उन्होंने एंटी करप्शन का अदारा बनाया, उनके सरबराह ने अगर थोड़ा सा भी उनके खिलाफ कोई बात की तो उन्होंने उस अदारे को ही रुखसत कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपने साथ ऐसे लोग इकट्ठे किए जो जिनमें से बड़े लोगों की एक तादाद मशकूक थी, यानी जो भी साथ आता था तो वो क्लीन हो जाता था और अपनी हुकूमत के दरमियान जब उनके अपने साथियों पर, अपनी सूबाई हुकूमत पर कोई इल्जाम आता था तो वो कोई स्टेप नहीं उठाते थे। अब जो अगली बात है कि अभी ये जो स्कैंडल आया है, ये बहुत ही एक संजीदा स्कैंडल है क्योंकि यहाँ कड़ियाँ मिल रही हैं कि एक तरफ तो इमरान खान साहब जो है वो मलिक रियाज को इतना बड़ा फायदा दे रहे हैं कि पाकिस्तान की रकम, वो रकम जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो पाकिस्तान की रकम थी ना, कि बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है और बरतानिया का एक कानून है जो ज्यादा अरसा नहीं हुआ, जो बना अनकाउंटेबल वेल्थ ऑर्डर, कि अगर कोई शख्स अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन ना कर सके ये दौलत कहाँ से आई है तो हुकूमत वो दौलत जब्त कर सकती है। तो ये मामला उनके साथ चला तो उन्होंने बजाय अदालत में कंटेम्प्ट करने के, उन्होंने एक बड़ा हिस्सा उस दौलत का खुद ही बरतानिया के हवाले कर दिया मलिक रियाज साहब ने, और बरतानिया ने वो रकम, क्योंकि ये समझा कि ये पाकिस्तान से गई थी और पाकिस्तान का हक है, तो पाकिस्तान को वापस की। तो बजाय इसके कि वो अवाम के पास वापस आती तो इमरान खान साहब ने वो रकम मलिक रियाज साहब को लौटा दी और फिर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी फैमिली जो है वो मलिक रियाज से फायदे भी उठाते हैं, सियासी फायदे भी उठाते हैं, माली फायदे भी उठाते हैं। एक ट्रस्ट जो उनका अपना ट्रस्ट है जिसमें वो खुद और उनकी बेगम साहिबा ट्रस्टी हैं, वो अरबों रुपए की जमीन ले लेते हैं। अब कुछ ऑडियोज भी ऐसी आ रही हैं जिनमें ऑथेंटिकेट होना तो बाकी है, जिसमें लगता है कि उनकी फैमिली के लोग जो है वो जवाहरात भी वसूल कर रहे हैं। इट्स वेरी सीरियस। लेकिन फिर आप देखते हैं कि इसमें पहले का भी एक पैटर्न मौजूद है। हाँ। उनका बयानिया जो भी था, हाँ। आप ये देखिए इलेक्शन से पहले भी वो मालदार लोगों से, बड़े बड़े लोगों से सियासी फायदे उठा रहे थे। एक मिसाल आप ये लीजिए कि शुगर मिल का जो आप माफिया कहिए, ये शुगर मिल टाइकून कहिए, वो अरबों रुपए उन्होंने उनके इलेक्शन पर लगाए। शुगर मिलों के ही वो हेलीकॉप्टर उन्होंने इस्तेमाल किए, शुगर मिलों के जहाज इस्तेमाल किए, और उसके बाद जब हुकूमत में आए तो ये भी हमें मालूम है कि शुगर मिलर्स ने 250 अरब रुपए का फायदा भी उठाया। जिसने हाँ। भी इमरान खान साहब की सियासत में इन्वेस्ट किया तो इमरान खान साहब ने फिर उनको फायदा भी पहुंचाया। बिल्कुल, हाँ ठीक है। ज़ैगम साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। असद तूर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। असद, ये तमाम तर मामला शुरू कहाँ से हुआ, किसने डील की, किसने किसको फ़ायदा पहुंचाया? फिर अलकादर ट्रस्ट के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। अब अगर इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब को फेवर दी तो बदले में क्या लिया? ज़रा डिटेल्स हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये मामला 2018 में शुरू होता है। ये 2018 से के दौरान ही इस बरतानवी जो हुकूमत थी उन्होंने एक नेशनल क्राइम एजेंसी बनाई थी जिसका काम ये था कि जो उनके यहाँ गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स थे वो देखा जाए, अगर किसी के पास कोई मशकूक दौलत है और वो बरतानिया में उसने छुपाई हुई है या इन्वेस्ट की हुई है, हाँ। उस दौलत के ज़राए पूछे जाए और अगर वो जस्टिफाई नहीं कर सकेगा तो उसको जब्त किया जाएगा। ये शायद यूरोप में अपनी नौयत का पहला बरतानिया का इनिशिएटिव था, जिसके तहत जब वो ये मामला शुरू हुआ तो फिर उसमें मलिक रियाज साहब, आपको पता है, बड़े नटोरियस हैं इस मामले में पाकिस्तान में, तो वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि वो फाइलों को टायर लगा देते हैं। और उनके जब बाहर ये 190 मिलियन पाउंड जो मिले, उसके जब उनसे मनी ट्रेल मांगी गई, उनके ज़राए आमदन पूछे गए तो मलिक रियाज वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, जिसके बाद उनके वो पैसे वैसे भी जब्त हो जाने थे। लेकिन उसके लिए जाहिर बात है नेशनल क्राइम एजेंसी को कोर्ट जाके वो सेटल करने पड़ते हैं। लेकिन मलिक रियाज ने भी जानते हुए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जब्त होते तो मलिक रियाज को शायद और भी कुछ जिसे कहते हैं वो पेनल्टीज की सूरत में उसका अदा करना पड़ता, तो मलिक रियाज ने भी बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की और वो पैसे टेक्निकली उसमें फिर यह था कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी असिस्ट किया, क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी ने यहाँ पर हमारी हुकूमत से भी रिकॉर्ड मांगा मलिक रियाज के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे कि इनका, ताकि पता चल सके कि ये क्या पाकिस्तान में करप्शन में मुलविस हैं कि नहीं है, किस किस्म की इनकी रिप्यूट है।
तो उसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ने वो ताउन किया, उनको तमाम रिकॉर्ड मुहैया किया। लेकिन उसी दौरान जो अगर आप देखें जब ये सेटलमेंट वहाँ पे तय पाती है और उसके बाद वो हुकूमत पाकिस्तान जो सारी असिस्टेंस करती है, तो वो पैसा फिर क्योंकि पाकिस्तान का लूटा हुआ साबित होता है, तो वो पाकिस्तानी हुकूमत को ही लुटाया जाता था ताकि जो टैक्स पेयर है उस तक वो पहुंच सके। हाँ। तो वहां पर फिर जो सबसे जो डुबियस मामला होता है वो ये होता है कि इमरान खान साहब की काबीना में जो है उस मामले को मलिक रियाज के उस तकरीबन 40 से 50 अरब रुपए पाकिस्तानी को वो उसको सेटल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में। जो सुप्रीम कोर्ट बहरिया टाउन कराची में जो मलिक रियाज ने कब्जा किया था, ज़मीनों के ऊपर लोगों को निकाला था और 460 अरब रुपए का मलिक रियाज को वो नाजायज़ कब्जा की ज़मीन लीगलाइज करवाने का जुर्माना अदा करने का कहा गया था, उस 460 अरब रुपए को मलिक रियाज किस्तों में अदा कर रहे थे। और ये जो बाहर से आने वाली 50 अरब रुपए की रकम थी, ये भी एक किस्त की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अदा कर दी गई। यानी कि आप देखिए कि कितना जुल्म था कि पाकिस्तान को टेक्निकली 460 अरब रुपए वो सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने की सूरत में मिलने थे, 40 अरब रुपए यहां से बरतानिया से लूटी हुई रकम मिलनी थी। लेकिन हुआ क्या कि ये पाकिस्तान को जो 500 अरब रुपए इन टोटल मिलने थे मलिक रियाज से, वो हुकूमत पाकिस्तान ने 40 अरब रुपए मलिक रियाज को रिलीफ दिलवाया और वहां पे सेटल डाउन कर दिए। और इसमें हुआ ये कि पाकिस्तान को अब अगर कोई मिलेगा तो 420 अरब रुपए मिलेंगे, 500 अरब रुपए नहीं मिलेंगे। 80 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। और सबसे जो हैरानिक चीज है कि जिन दिनों ये आप वो लेटर अगर पढ़ें जो काबीना का है जहां पे सारी सेटलमेंट तय पा रही है, उसमें मार्च 2019 का हवाला दिया गया। और अगर आप बुशरा बीबी की जो वो ट्रस्ट डीड साइन कर रही हैं बतौर ट्रस्टी मलिक रियाज के साथ, उसमें भी देखें बहरिया टाउन के साथ देखें तो मार्च 2019 से इफेक्ट में आ रही है वो डील, जिसमें बुशरा बीबी को अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर 458 कनाल जमीन डोनेट की जा रही है। इसी तरह आप देखिए जो वो फरा खान है या फरा गोगी कह ले वटोवर जो हैं, जो बुशरा बीबी की दोस्त हैं, उनको 240 कनाल अलहदा से मिल रही है बनी गाला में। तो ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि ये इस तरह से जहां पर एक शख्स आपके आगे एक्यूज्ड है, आप उसके पैसे सेटल कर रहे हैं और साथ उससे जमीन आप अपनी फैमिली को डोनेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरह डिटेल्स आपने शेयर कर दी। मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगी। ज़ैगम साहब, मैं आपकी तरफ आऊं। अब जाहिर है ये जो तमाम तर मामला है, इस पर गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे, साफ शफाफ तहकीकात कराएंगे। अब जाहिर है नैब के हवाले से तो एक ज़ाहिर अमूमी तासुर ये है कि नैब ने हमेशा ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज किया है, फिर FIA के ऊपर भी लोगों का इतना ज़्यादा एतबार नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, इस मामले को एक कमीशन बनना चाहिए? और खान साहब जो हमेशा बात करते हैं और लोगों को और दूसरे जो अपने ओपोनेंट्स हैं उनके हवाले से बात करते हैं कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, उनको बल्कि आगे आकर डिमांड करनी चाहिए कि इस हवाले से एक कमीशन बने ताकि तहकीकात हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। और तफ्तीश होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अभी कानूनी माहिरीन देखेंगे कि ये क्या पॉसिबिलिटीज है। ये बात ये है कि ये पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने इसको बड़े सीक्रेट अंदाज में इसको पास किया था। एक बंद लिफाफा लेकर शहबाज साहब आए थे, मिर्जा शहबाज निकला था और उन्होंने वहां पे वो रखा था। काबीना मेंबर्स को भी ये मंजूर करवाया गया था बगैर उनको तफसीलात बताए हुए। बल्कि ये भी रिपोर्ट्स हैं कि काबीना के एक आध मेंबर ने, एक आध वजीर ने जब इस पर सवाल किया था तो इमरान खान साहब ने उनको भी चुप करा दिया था। पहली तो बात कि किन सर्कमस्टांसेस में इसको अप्रूव किया गया वफाकी काबीना में, और क्या वफाकी काबीना ने जो कदम उठाया था वो कानूनी तौर पर दुरुस्त था भी या नहीं था। क्या ये कानूनी तौर पर दुरुस्त था कि पाकिस्तानी हुकूमत को जो रकम मिली जो पाकिस्तानी खजाने में आनी थी, क्या उसको वफाकी काबीना इस बात की मजाज थी कि वो मलिक रियाज के जो उनके लायबिलिटीज हैं उसमें सेटल कर दे? मेरे ख्याल में पहला सवाल तो इस पे होगा और इस मामले को खोला जा सकता है, आला अदालत की मदद ली जा सकती है। पहला सवाल तो ये। अब दूसरी बात जो लिंकेज है कि उसके बाद वजीर आजम साहब जो है जब काबीना से ये फायदा देते हैं और ये फायदा देने के बाद जब वो खुद पर्सनल फायदे भी उठाते हैं, अब ये वाला जो लिंकेज है मेरे ख्याल में इसको भी कानूनी तौर पर देखना होगा कि क्या ये करप्शन के जुमरे में आता है। अगर हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को देखें जिसकी इमरान खान साहब बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर तो ये क्लियर कट करप्शन का केस है और इस तरह का केस आ जाए तो बहुत बड़ा दबाव
किसी भी एक सियासतदान पर, किसी भी ऐसे आदमी पर जो इतना बड़ा ओहदा रखता हो, वो तो या हुकूमत छोड़ जाता है या सियासत छोड़ जाता है। अब यहाँ पे फिर मसला ये होगा कि उसको कानूनी तौर पर कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। पहला नुक्ता तो इंक्वायरी का है कि फैक्ट सामने रखे जाएं, कानूनी तौर पर देखा जाए, और उसके बाद फिर जो कानूनी चाराजोई बनती है वो की जाए। नैब अभी तक मौजूद है और नैब का मैंडेट यही है कि अगर हुकूमत में आला सतह पर कोई गड़बड़ हो तो उसकी तहकीक करे। नैब को बड़ी हद तक जो है इन्होंने उसके दांत तो निकाल, उसमें नैब उस तरीके से अब ज्यादा नहीं कर सकती कि तफ्तीश से पहले इंक्वायरी की स्टेज पे किसी को उठा के बंद कर दे 6-6 महीने साल तक। लेकिन नैब के पास फिर भी ये इख्तियार है वो इंक्वायरी करे। FIA भी मौजूद है, वो भी इसको देख सकती है, और ये देख हुकूमत का काम है कि कौन सा वो फोरम इस्तेमाल करती है और किस तरीके से आगे लेकर चलती है। मेरे ख्याल अगले चंद दिन में ये सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि अगले चंद दिन तक सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। ज़ैगम खान साहब, आप साथ मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मजीद इस मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, ये जो तमाम तर मामला है बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब का, और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो वहाँ से पैसा पकड़ा, पाकिस्तानी हुकूमत को भेजा, अब प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा वो पाकिस्तान आता है, अगर आया तो उस पर सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी। ज़ाहिर है इमरान खान साहब हमेशा बात करते हैं कि मैं लूटी दौलत वापस लेकर आऊँगा, लेकिन उससे कुछ मुख्तलिफ के काबीना ने बाकायदा तौर पर मिनिस्टर्स को मना कर दिया कि इस पर कोई बात भी ना करे। हालांकि वो काबीना इमरान खान साहब की जो हमेशा बात करती है कि ओपोनेंट्स के हवाले से कि वो चोर हैं, करप्ट हैं, उनसे किसी सूरत बात नहीं की जाएगी। तो सर, हमने देखा कि जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने उस वक्त बाकायदा तौर पर कहा था कि ये जो पैसा वापस आए पाकिस्तानी कौम की अमानत है, इसे पाकिस्तानी अवाम पर ही लगाया जाएगा, लेकिन उसी शख्स को वापस कर दिया गया जिससे नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उसने रिकवर करके पाकिस्तान भेजा। तो कैसे देखते हैं इसको आप? तरह याद है कि जब ये वाक़या हुआ था किस तरीके से दबाया गया था, किस तरह इसको खामोश कर दिया गया था। और शहजाद अकबर साहब माजरत के साथ कंट्रोवर्शियल, उनकी तस्वीरें भी लंदन में कुछ लोगों से मुलाकातें करते हुए देखी गई हैं, और कहा जाता है कि जी तो बैग भी थे हाथों में, कुछ इनडायरेक्टली यही एलेज किया जाता है कि उन्हें भी कुछ दिया गया था खामोश करने के लिए। और ऑन टॉप ऑफ इट चीफ जस्टिस उस वक्त साकिब निसार साहब थे। मामला आपको पता है अदालत में भी गया था, और ये जिस तरीके से कहा गया कि जी हुकूमत पाकिस्तान को पैसा वापस लौटा दिया गया, क्योंकि उसका कोई हिसाब नहीं पता था। मलिक रियाज की दौलत जो लंदन में थी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए की गई थी। ये अब सबको पता है किस तरीके से फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के साथ उनका मामला हुआ था। उनको एक बहुत बड़ी जमीन दी गई थी कराची में, उन्होंने वहाँ पे बेताशा वहाँ पे अपार्टमेंट बनाए, घर बनाए, बेचे, और दुगनी चुगनी कीमत पे लोगों को दिए भी थे। उसके बाद फिर ये जब पता चल गया ये पैसा लंदन में कैसे आया, फिर तो आपने देखा नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रोब किया, और यहाँ तक हो गया कि इनका वहाँ पे इनके साहबजादे का लंदन जाना भी बैन कर दिया गया था। अब यह है कि जी किस तरीके से इल्जाम अब इन पे लग रहे हैं कि ये हुकूमत खामोश रही, क्यों कर दिया गया। तो बात सीधी सी है, ये मामला तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला तो आता है। ये इमरान खान साहब के हवाले से जो बातें हुई हैं कि जी खामोशी इख्तियार की गई, क्यों इसके बारे में नहीं बताया गया कि पैसा आ गया। और फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर, आपको याद है जो ऑब्जर्वेशन दी थी, ऑब्जर्वेशन फैसला दिया गया था कि जी ये पैसा जो है ये किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, क्या होगा। और फिर ये है कि जी वो उन्होंने कहा, जब उनको मजीद उन पे इस हवाले से पेनल्टी भी लगती है तो वो कहा जाता है कि जी पैसा इतना नहीं दे सकते। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस तो भी कहा गया कि जी इनको किस्तों के तौर पे 15 से 20 बिलियन रुपया महीना के तौर पे जो है ना वो वापस करेंगे। तो वो भी पता नहीं हुआ ही नहीं हुआ। असल मसला ये है कि उस वक्त इसको टोटली हैशअप कर दिया गया। ये केस सामने ही नहीं आया, क्यों नहीं आया? इसमें हुकूमतें भी थी, फॉर्मर हुकूमत, तो खासतौर पर जरदारी साहब का भी बड़ा रोल था। और फिर उन साहब के बारे में सबको पता है कि जी किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, अदारों में भी करते हैं, इंडिविजुअल में भी करते हैं, मीडिया में भी करते हैं, सिविल सोसाइटी में भी करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी करते हैं। तो अब तक तो ये है कि मामला दोबारा, अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुनिए कि इस स्टेज पे ये सारी चीज़ों का सामने आ जाना क्यों आई है, किसके कहने पे आई हैं, कौन किसको फेवर करना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये
जो PMLN के जिसको कहना चाहिए वहाँ पे ये सब कुछ हुआ होगा, और आई एम श्योर कि जरदारी साहब को डेफिनेटली ये बात पसंद नहीं आई होगी। हो सकता है कि इनडायरेक्टली उन्होंने बात भी की हो कि जी ये मामला क्यों दोबारा से निकाला गया, क्योंकि अभी तो आपने देखा कि उनकी जो दो एक और कंट्रोवर्शियल किस्म की वीडियोज भी ऑडियोज आई हैं, जिसके बारे में वो इमरान खान साहब के बारे में बातें कर रहे हैं, और बात हो रही है कि जी जो पहले लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी, फिर असम्बलियों से इस्तीफों की बात हो रही थी, उसमें बड़ा नाम था मलिक रियाज का कि उन्होंने बात की है इमरान खान साहब से, उनको मैसेज दिया है, और इमरान खान साहब का मैसेज जो है जरदारी साहब को पहुंचाया जाता है मलिक रियाज की तरफ से। बाद में तरदीद भी एक तरफ से आती है, लेकिन बहरहाल ये मामला पब्लिक में बहुत ज्यादा आ चुका था। उस लिहाज से तो ये बड़ा कंसर्न होगा जरदारी साहब का भी, ये स्टेज पे इसका सामने आना, इसका क्या मकसद हो सकता है। लेकिन अच्छी बात है, चाहे किसी का इंटरेस्ट है नहीं है, अब अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है तो इस पे इमरान खान साहब को जो कहा जाता है, उनकी बेगम साहिबान के नाम पे एक ट्रस्ट खोला गया था, उसमें भी उनको सपोर्ट आती थी, कहाँ से आती थी, कैसे आती थी, मतलब रियाज का कंट्रोवर्शियल उसमें भी रोल है। तो मेरे ख्याल है सारी चीजें, अब असल बात है कि कमीशन बने, प्रोब हो। हमारे यहाँ तो इस तरह की चीजें आए दिन होती है, कमीशन भी बन जाते हैं, प्रोब भी हो जाते हैं, कमेटियां भी बन जाती हैं, अल्टीमेटली मामला हशप कर दिया जाता है। तो अच्छी बात है, एक चीज सामने आई तो अनर्थ होनी चाहिए, डिटेल इसकी सामने आनी चाहिए। जी कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। ज़ैगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम साहब, मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है ये मोअज़्ज़ज़ जो अदालत है वहाँ पर मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत जब्त शुदा पैसा जो टैक्स पेयर्स का पैसा था उसको एक केस में सेटलमेंट की गई, सेटल किया गया एक इंडिविजुअल की तरफ से। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी अब इस पर सू मोटो लेना चाहिए कि ये तमाम तर जो मामला है, जो रकम कौमी ख़जाने में आनी थी, उसे सिर्फ एक इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो क्रिएट की गई, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर सू मोटो लेना चाहिए? मुझे कुछ आपकी आवाज़ ज़रा सही नहीं आई, अगर एक दफ़ा आप मेन पॉइंट अपने क्वेश्चन का दोहरा दें। साहब, मैं ये कह रही हूँ कि एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत ये जो जब्त शुदा पैसा जो टैक्स पेयर्स का पैसा था उसको एक केस की सेटलमेंट में जमा करा दिया गया एक इंडिविजुअल की तरफ से, एक इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो सर, आपको लगता है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी इस पर अब नोटिस लेना चाहिए? आपको लगता है कुछ सू मोटो लेगी, जबकि ये मामला बड़ा खुलकर सामने आ गया है, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल, अब मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। आमतौर पर अदलिया का जो तरीका कार्य होता है वो यही होता है कि जब अदलिया के पास कोई केस लेकर जाते हैं, हुकूमत लेकर जाता है या ग्रीड सिटीजन लेकर जाती है, तो फिर अदलिया उसको देखती है। माजी में हमने देखता रहा कि अदलिया जो है वो बड़ी एक्टिविज्म के तहत जो है वो ऐसे स्टेप्स लेती रही है कि आज खुद वो नोटिस पर समाअत करके और वो बहुत से जो अहम मामला थे उसको निपटाती रही है। वैसे तो बादिर नजर में ये भी एक फैसली मामला है, और इससे मुतालिक मामले पर मेरे ख्याल में अदलिया पहले भी एक तारीखी काम कर चुकी है कि जब सिंध की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक बहुत कीमती अराजी, जो सरकारी अराजी थी, अवामी अराजी थी, वो भी बहरिया टाउन को मलिक रियाज को दी थी, और उस वक्त अदलिया ने स्टेप इन करके और बहरिया टाउन को ये मजबूर किया था एक सेटलमेंट के तहत कि वो उसकी सैकड़ों अरब रुपए की रकम अदा करे। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये कि हुकूमत जो खुद कह रही है तो फिर हुकूमत ये देखे कि कौन कौन से कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, और वो खुद इसमें आगे जाए, ये पैसे रिकवर करे, और कानूनी तौर पर जो अगले स्टेप्स बनते हैं जिन जिन कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है उनको प्रोसीड करते हुए वो जो रूट इस्तेमाल करती है, एक रूट नैब की कोर्ट का है, वो भी आला अदालतों की तरफ जाता है, पहले नैब की अदालत से होते हुए। मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि कोई भी केस जो है वो सीधा आला तरीन अदालत में नहीं जाना चाहिए। अगर कोई केस सीधा आला अदालत में चला जाता है तो फिर जो भी मुल्ज़िम होता है उसका अपील का हक मजरू होता है। तो अगर नैब का ये रूट लेते हैं तो भी मेरे ख्याल में उसका आगाज जो है वो नैब की अदालत से होना चाहिए, वहाँ पे इसको लेकर जाएं। और अगर FIA की तरफ कर जाते हैं तो भी जो पाकिस्तान लो जुडिशरी या जो प्रॉपर फोरम है वहाँ से लेकर चलें, और आला अदलिया को इसको देखना चाहिए अपील के फोरम में। अनलेस के आला अदालत ये समझती है कि एक बड़ी ग्रॉस वायलेशन हुई है, और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो है क्योंकि अवाम का पैसा था और गरीब अवाम का एक बहुत बड़ी रकम थी, थोड़ी रकम नहीं थी, वो उनसे छीनी गई। अगर वो इन देयर विजडम वो समझते हैं कि उसको इस पे नोटिस लेना बनता है तो वो भी एक रूट हो सकता है। अब अगले दिनों में देखिए कि क्या आला अदलिया ये समझती है कि इसको जो है
आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मसला ये कि सिर्फ मलिक रियाज का मामला नहीं है, ये इमरान खान का मामला भी है। और जो इमरान खान की अपोजिशन है उनकी मुसलसल शिकायत ये रही है कि कम अज कम गुज़श्ता 10 साल से अदलिया का रवैया PTI और इमरान खान की तरफ कहीं ज्यादा सॉफ्ट है और जो दूसरी जमातें हैं उनकी निस्बत इतना नरम नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। तो एहतशाम साहब, अब आपको क्या लगता है कि ये सारा मामला जो है वो क्या अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? और दूसरा सर, इमरान खान साहब का जो एक बयानिया था कि लूटी दौलत पाकिस्तान लाऊंगा और फिर एंटी करप्शन उनका हमेशा से एक रहा है, और लेकिन ये जो मामला, ये जो स्कैंडल सामने है, इसमें तो बड़े वाज़े अंदाज में चीज़ें सामने आ गई हैं कि लूटी दौलत पाकिस्तान वापस तो आई, लेकिन उसी शख्स को वापस दे दी गई नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक क्राइम के तहत, जिससे वो रकम जब्त की। तो सर, ये इमरान खान साहब के बयानिए को कितना बड़ा धचका है? तो बात यह है कि जिस तरह जैगम बात कर रहे हैं कि जी अपील का हक होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन जैगम साहब दूसरी तरफ बड़ी माजत के साथ नैब हो, FI हो, जिस अंदाज से इनके बारे में बात की जाती है, जिस तरह ये विक्टिमाइज करते हैं, जिस तरह से आपने देखा है लोगों को तंग किया जाता है, इन दोनों अदारों पे लोगों का एतबार दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। तो इनको देने का तो मतलब यह है कि वंस अगेन जो भी इसमें पार्टी होगी, जो इन्फ्लुएंस करने वाली पार्टी होगी, खासतौर पर मलिक रियाज साहब, ये लोग तो फिर आसानी के साथ इंटरवीन करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, अपने मतलब के फैसले लाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है जितनी डिटेल इसकी सामने आ चुकी हैं और पहले भी आई थी, तो बजाय इसके वैसे तो उसको मोटो लेना चाहिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अपील का कितनी जल्दी होना चाहिए। अगर अपील का देनी है तो मैक्सिमम हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के जरिए भी केस को ले जाया जा सकता है। लेकिन इस स्टेज पे जबकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो एक वाकई जुडिशल फोरम बड़ा वो होना चाहिए। वो या तो सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे नोटिस ले के, या इस पे कोई कमीशन बनाया जाए उस बात को। और दूसरा, क्योंकि जिस तरह जैगम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि अब क्योंकि इमरान खान का भी नाम आ रहा है, क्यों नाम आ रहा है भाई? वही शख्स जिन्होंने करप्शन के बारे में एक बड़ा बयान किया, रखा अपना, और थ्रू आउट रखा, 22 सालों से रखा। उनका इमेज भी है, जाती तौर पे एज भी स्पीक लोग यही कहते हैं कि उन पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, ढेले की कोई करप्शन साबित नहीं होती, कोई लिया नहीं दिया नहीं। लेकिन उनका एक ट्रस्ट जो बना है उनका बेगम साहबा के नाम पे, वहां पे अगर पैसा आया है, इस्तेमाल होता है, यहाँ पे कुछ चीजें इग्नोर की गई हैं और जानते बूझते भी कि ये कोई फिशी मामला था, तो मेरा ख्याल है उसको भी प्रूव होना चाहिए। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, वो भी देखने वाली बात होगी। आमतौर पे तो लोग नहीं तवक्को करते इमरान खान साहब से वो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो खबरें आई हैं, बड़ी अफसोसनाक खबरें आई हैं फर्स्ट लेडी के हवाले से कि जी इतने $1 मिलियन की अंगूठी सोने की दे दी जाए, उनकी शान के मुताबिक नहीं है। फिर मलिक रियाज साहब एक फोन पे कहते हैं कि नहीं, जिस तरह की वो चाहते हैं उस तरह की दे दी जाए, इतने मिलियन की है। अब ये कंट्रोवर्शियल बातें हैं, एलिगेशन भी हो सकती हैं, लेकिन इनको भी प्रूव होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो बयानिया उनका था इमरान खान साहब को, उनको धचका तो लगा है। ठीक है, अब जैगम साहब, ये 2 तारीख को फैसला होता है, इसके बाद 2-3 हफ्तों के अंदर ही एक ट्रस्ट बनता है। इस ट्रस्ट को जितनी भी जमीन अलॉट की जाती है, फिर इस पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, उसके तमाम तर अखराजात जो है वो मलिक रियाज साहब बर्दाश्त करते हैं। तो सर, आपको ये लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है या सीधा सीधा एक करप्शन है? देखिए, अगर आप इन 2 चीजों को लिंक कर दें कि किस तरीके से फायदा एक साइड पे दिया गया और दूसरी साइड पे दिया गया, तो जो आला मियार हैं दुनिया भर में ट्रांसपेरेंसी के, शफाफियत के, उनके लेवल से ये खुल्लम खुल्ला करप्शन का केस है। ये सिर्फ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस नहीं है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे बहुत नीचे की बहुत मामूली चीज होती है। इसी को ही करप्शन कहते हैं कि आप कोई आला ओहदे पर बैठा हुआ इंसान जो है वो किसी को फायदा पहुंचाए और उसके बदले में फिर वो जाती फायदा ले। यानी एक तरफ वो एक फायदा दे रहे हैं जो वाज़ेह तौर पर माली फायदा है पाकिस्तान के तरीन आदमी को, और दूसरी तरफ वो फायदा ले रहे हैं जो बराह रास्त उनकी फैमिली को आ रहा है। आप देखिए कि ये जो ट्रस्ट एक्ट है उसमें जो ट्रस्टीज होते हैं दे आर एज गुड एज ओनर्स। उनको मुकम्मल अख्तियार होता है कि ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके मुकम्मल उनके पास अख्तियार होता है कि उसके साथ क्या करते हैं। दे आर एज गुड एज ओनर्स। तो एक तरफ तो वो फायदा दे रहे हैं, माली फायदा दे रहे हैं, दूसरी तरफ माली फायदा ले रहे हैं। यही ही करप्शन होती है, ये करप्शन ही की डेफिनेशन है। तो मेरी राय में तो ये क्लियर कट करप्शन है। देखना ये कि इस तरह की ट्रांजैक्शन को पाकिस्तान के जो कवानीन है वो कितने सख्ती के साथ क्लियरली करप्शन को तौर पर देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की
इमरान खान ने वादा किया था करप्शन रिफॉर्म करेंगे। अभी तक हमारे बहुत से लॉज बड़े पुराने हैं, ये पटवारी स्टाइल के हैं। पटवारी की जेब में आपने 5,000 रुपए डाल दिए और उसके बाद पटवारी ने आपका काम कर दिया, उसको करप्शन गिना जाता है। तो ये बिल्कुल करप्शन है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया ज़ैगम साहब। नाज़रीन, मुख्तसर के लिए मुझे जाना है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पंजाब की सूरत हाल पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, आधी आबादी रखने वाला सूबा जो है, मुसलसल हम देख रहे हैं कि शदीद आइनी और जो सियासी बहरान है उसका शिकार है। मामलात किधर जाएंगे, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी को लेकर। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की जानिब से भी बात की गई और कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस आना चाहिए। उनकी फैमिली से कांटेक्ट कर रहे हैं, अगर उनकी फैमिली चाहे तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से भी इस हवाले से ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ वापस आना चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, उनको फैसिलिटेट करेंगे। तो एहतशाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को? साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से भी जो बयान आया और फिर DGISPR ने भी कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस आना चाहिए। लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब के लिए दिल में लगता है नरम गोशा पैदा हुआ और जाहिर है इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद तो इस मसले को किसी और तरह से देखा जा रहा है। पहले तो इमरान खान साहब का तनाज़ा होता था कि जी उनकी हुकूमत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी जिस तरीके से बड़ी हद तक कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट और PMLN और के दरमियान एक किस्म के आप कह सकते हैं कि एज वी स्पीक ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इवन बाकी जो कोलिशन पार्टनर हैं उनके साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो हो सकता है कि ये एक जिसको कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हुआ हो, क्योंकि उनकी एज भी आप देखते हैं 81 के करीब उनकी एज कही जाती है मुशर्रफ साहब की, और मुसलसल वो कहा जाता है टर्मिनल सिक हैं और ठीक होने वाली बात नहीं है, बेड रिडन है टोटली। तो अब उनका एक बयान भी आपने देखा 2-3 दिन पहले आया था कि मैं चाहता हूँ मैं पाकिस्तान जाऊँ और मैं वहीं रहना चाहता हूँ, अपनी बाकी जिंदगी वहाँ गुजारना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हो सकता है वो आए। केसेस जैसे उनके ऊपर हैं तो छोटे मोटे राय लग किया जा सकते हैं, आए तो आके उनका इलाज भी अपने मुल्क में रहना चाहे तो ठीक है। ज़ैगम साहब, आपकी इस पर क्या राय है? परवेज़ मुशर्रफ की वापसी को लेकर एक अलग ही बहस का आगाज हो गया है, आप कैसे देखते हैं इसे? बहस हो रही है, दोनों तरफ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें वजन मौजूद है। एक तो लीगल आर्ग्यूमेंट है बड़ा स्ट्रिक्टली कि जाहिर है उन्होंने जो कुछ कानून तोड़ा और जो कुछ किया उस पर सजा के मुस्तहिक हैं, और दूसरी तरफ जो है वो एक गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी एक ट्रेडिशनल विजडम होती है या पॉलिटिकल विजडम है उसकी बेस पर है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमारे माशरे को एक हीलिंग की ज़रूरत है। हमारे जो मुख्तलिफ पावर एलीट के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं उसके अंदर इख्तलाफात इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। यानी सिविल मिलिट्री भी पहले एक फेज थी, अब एक और फेज है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, सियासतदानों के दरमियान अपने अंदर मौजूद है। तो इस वक्त थोड़ा दरगुजर अपनाना चाहिए, आगे को जाना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ को एक लिहाज से काफी सजा मिल चुकी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है। प्रोग्राम का मास्टर के साथ वक्त खत्म हो। शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार ज़ैगम खान साहब और एहतशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।